अध्यक्ष मंडल के भाइयों और बहनों और इस महापंचायत में शामिल हुए तमाम बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि पिछले 2-3 वर्षों से आप में से बहुत से लोग, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, सिर्फ जन्मादि महिला समिति के सदस्य नहीं, बल्कि जो तमाम हमारे हरियाणा के प्रगतिशील लोग हैं, पिछले 2-3 सालों से लगातार वो अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो मंगलोरा विनोद ऊपर बैठ जाओ बैठ जाओ। वो आँख में लग रहा है और आप जरा बैठ जाइए। डेढ़ साल पहले से जो हमारे देश में बहुत ज़बरदस्त किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें आपके यहाँ से किसानों ने भी दिल्ली की राजधानी को घेर करके रखा और आप तमाम लोग भी, हमारी महिलाएं भी लगातार उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए धरना प्रदर्शन करना, नारे लगाना, टोलों को बंद कर देना, इन सारे कार्यक्रमों में बहुत ही अग्रणी भूमिका आप लोगों ने निभाई। और उसके बाद से जो हम हरियाणा में बहुत ही अप्रिय घटनाएं घट रही हैं। एक यहाँ पर मंत्री है जो पहले पुलिस वाला था, अब तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि जब वो पुलिस वाला था तब वो क्या कर रहा था महिलाओं के साथ, तब वो क्या कितना उत्पीड़न कर रहा था। लेकिन वो आपका हरियाणा का बन गया खेल मंत्री। आज हम लोग खिलाड़ियों के लिए मांग कर रहे हैं, आज हम कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम होना चाहिए। लेकिन आपके जो खट्टर जी हैं, उनको तो ऐसा ही आदमी अच्छा लगता है खेल मंत्री बनाने के लिए, जो खुद महिला उत्पीड़न के मामले में आरोपी है, जिसके खिलाफ FIR हो चुकी है, और उसको बचाने के लिए आपके मुख्यमंत्री अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और कई बार कह चुके हैं कि मैं उसको मंत्रिमंडल से नहीं हटाऊंगा। पता नहीं क्या मामला है कि वो इतना उनका प्रिय, उतना उनका नाक का बाल है कि मंत्रिमंडल को से भी हटाने की उनकी तैयारी 1 मिनट के लिए भी नहीं है। तो हमको समझना चाहिए ये कैसी सरकार है जिनके सामने हम अपनी मांगों को लेकर के जा रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जो बलात्कार और हत्या में आरोपी नहीं, जो सजा याफ्ता है, राम रहीम, उसको हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन पैरोल देने का काम करती है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इससे उनको कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। ये ऐसी सरकार है जो नफरत फैलाने में, लोगों को विभाजित करने में अपना पूरा समय लगा रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि बात बिल्कुल सही है कि यहाँ के हमारे जो महिला खिलाड़ी हैं और उनके साथ पुरुष पहलवान भी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई उन्होंने लड़ी। बहुत छोटी लड़ाई नहीं है। अपनी जान को, अपने भविष्य को दांव पर लगा देना बहुत मुश्किल काम है। वो सब जानते थे कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ने का मतलब है कि आगे उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भारत के लिए नाम कमाने का, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था उनके सामने। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी और हम लोग सब, आप लोग सब पूरी तरह से उनकी लड़ाई में शामिल थे, उनके साथ थे। लेकिन हमको थोड़ा सा ये भी मूल्यांकन करना पड़ेगा कि जब ये कानून बने हुए हैं, काम की जगह पर यौन उत्पीड़न का कानून बना हुआ है, यौन उत्पीड़न के खिलाफ अगर कोई आरोपी होता है जिसका पद बहुत महत्वपूर्ण है तो उसको पद से हटाया जाए, ये भी नियम हमारे देश में मौजूद है। हमारे यहाँ पॉक्सो का कानून भी है कि अगर कोई नाबालिग लड़की किसी के ऊपर यौन उत्पीड़न या बलात्कार या छेड़छाड़ का आरोप लगाती है तो उस पुरुष को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ताकि वो जो कानून की प्रक्रिया है उसको प्रभावित न कर सके।
ये सारे कानून हैं, मौजूद हैं, हम लोग ने लड़ करके उनको बनाया है। इन कानूनों को बनाने के लिए उस निर्भया को अपनी जान तक देनी पड़ी, इसके बाद भी इन कानूनों में संशोधन हुआ। और आज आप जरा कमाल की बात देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके ऐलान कर रहे हैं कि महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए वो एक बिल्कुल नया कानून लाने वाले हैं, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसको ला करके वो इस देश के तमाम महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित कर देंगे, चाहे वो किसी जात की हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाली हो। इससे बड़ी मक्कारी आपने कभी देखी नहीं होगी। एक सरकार, एक प्रधानमंत्री जो कानून मौजूद हैं, जो कानून पारित हो चुके हैं, उनको लागू करने के लिए कतई तैयार नहीं है। उनकी अवहेलना इस हद तक करता है, ब्रिजभूषण सिंह की तो गिरफ्तारी हुई नहीं, संदीप सिंह को तो मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया, राम रहीम को जेल में सड़ाया नहीं गया। यही नहीं, गुजरात के अंदर बिल्किस बानो और उसके परिवार के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या करने वाले 11 आरोपी नहीं, जो सजा याफ्ता थे, जिनको मतलब जेल में बंद होने की दंड सुना दिया गया था, उनको भी पिछले साल हमारे और आपके मुंह पर थप्पड़ मार करके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 अगस्त के दिन जेल का फाटक खोल करके उनको जेल से बाहर जाने दिया, उनको हार माला पहनाई, उनको मिठाई खिलाई और कहा कि ये संस्कारी ब्राह्मण हैं, इनका स्वागत होना करना बहुत आवश्यक है। ये हमारी वो सरकार कर रही है जो आज कह रही है हम पूरे देश के लिए, सारी महिलाओं के लिए समान नागरिक संहिता ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, सारी महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज्यादा सीटें उनको लोकसभा के अंदर कहाँ से मिली? उत्तर प्रदेश से मिली। और उत्तर प्रदेश के हाथरस की वो दलित महिला जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसको कैसा न्याय दिया इन लोगों ने? जब बलात्कार हुआ, उसने अपनी रिपोर्ट लिखी तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो साधु का वस्त्र पहनते हैं, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया ये महिला झूठ बोल रही है, इसके साथ कोई बलात्कार नहीं। क्यों? क्योंकि बलात्कारी उनकी जात के थे, इसलिए झूठी है ये महिला। वो महिला 8 दिन के बाद मर गई और मरने से पहले उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया। यहाँ कुछ लोग होंगे जो वकालत भी करते हैं, सब जानते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन एक पीड़ित महिला का पत्थर की लकीर होती है। अगर वो लोगों का नाम लेती है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करना अनिवार्य है। उस महिला ने डाइंग डिक्लेरेशन भी दिया, मरने से पहले बयान दिया कि इन 4 लोगों ने, जिनको मैं जानती हूँ, पहचानती हूँ, मेरे गांव के हैं, मेरे पड़ोसी हैं, इन लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया और मेरा गला दबा दिया। वो मर गई। और आप अगर जा करके देखते उस गांव में तो आपको ऐसा लगता कि आरोपी तो लड़की का परिवार है और देशभक्त तो बलात्कारी और उनके रिश्तेदार हैं। उस लड़की के परिवार को एक झोपड़ी में बंद करके रख दिया गया। बाहर पुलिस और सीआरपी लगी है। उसके भाई काम पर नहीं जा सकते, उसके भतीजे भांजे स्कूल नहीं जा सकते, और जो आरोपी हैं उनके परिवार मस्त घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बोलबाला है, वो बड़े लोग हैं, वो ऊंची जात के हैं, और लड़की का परिवार वाल्मीकि जात का है। और 1.5 साल 2 साल के बाद जज साहब फैसला सुनाते हैं। क्या फैसला देते हैं? बलात्कार तो हुआ ही नहीं। जज साहब वहां खड़े थे, देख रहे थे, कहते हैं बलात्कार तो हुआ ही नहीं। तो 3 आरोपियों को तो छोड़ दिया बिल्कुल छुट्टा, और एक के बारे में कहा इसने गला दबाया था उस लड़की का, जिससे उसकी मौत हो गई।
तो हत्या तो उसने नहीं की, बिना सोचे समझे उसने लड़की की मौत कर दी, इसलिए हल्की सजा उसको मिलनी चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा कि ये कैसी सरकार हमारे देश में राज कर रही है और कानून के बारे में उसका क्या रवैया है। आप में से बहुत से लोग हो सकता है सोचते होंगे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये समान नागरिक संहिता बहुत अच्छी चीज है, आ जाएगी तो सबको न्याय मिलेगा। आप सबसे पहले तो ये सवाल कीजिए कि जो कानून बने हुए हैं, अगर कोई सरकार उनकी अवहेलना करती है, उनको रद्दी की टोकरी में फेंक करके महिलाओं की जिंदगी और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है, तो ये आगे कौन सा कानून लाने वाली है, ये कैसा कानून लाने वाली है। हमको नहीं चाहिए। हमारे जो कानून बने हुए हैं पहले इनको लागू करना शुरू कर दीजिए। हमने लड़ाई लड़ी है कानून के लिए, आगे भी हम लड़ेंगे। जिन कानूनों को बदलने की जरूरत है लड़ करके हम बदलवाएंगे, जिन अच्छे कानूनों को बनवाने की जरूरत है हम लड़ करके बनवाएंगे। ये काम की जगह पर यौन उत्पीड़न का कानून ये भाजपा वालों ने नहीं बनाया है, इन्होंने तो इसका विरोध किया था, हम लोगों ने बनाया। महिला आंदोलन ने बनाया और लड़ करके उसको पार्लियामेंट में पारित करवाया। ये जो घरेलू हिंसा का कानून है, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून है, इसका भी विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग और दूसरे कट्टरपंथियों ने किया। लेकिन ये महिला आंदोलन की मांग थी कि ऐसा कानून बनना चाहिए और लड़ करके इस कानून को हम लोगों ने बनाया। लेकिन लागू कैसे कर रहे हैं आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। आपके हरियाणा में अगर एक तथाकथित ऊंची जात की लड़की तथाकथित छोटे जात के लड़के के साथ शादी कर लेती है या भाग जाती है या संबंध स्थापित करती है, तो सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, ये बीमारी पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। उसी के घर के लोग, उसी के माँ बाप, उसी के गांव के लोग उनकी हत्या कर देती है, उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर देती है। कई केसेस में हम लोग लड़े हैं, जगमती और हमारे तमाम साथी आगे बढ़ करके उन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल करके ऐसी हत्याओं के मामले में पढ़ करके न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया है। हमारे संगठन ने 15 साल पहले इज्जत के नाम पर होने वाली हत्या और हिंसा के खिलाफ पूरा कानून का खाका बना करके सरकार को दिया है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनको दिया, अब इनकी सरकार आई है, इनको दिया। उन्होंने कोई भी ध्यान इस मुद्दे पर नहीं दिया और वो हमारा कानून का खाका, वो मसौदा आज भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको इस सरकार की असलियत को समझना होगा, उसको पहचानना होगा। उसके बाद ही हमारे समझ में आएगा कि हमारी लड़ाई कितनी बड़ी लड़ाई है, कितनी तीखी लड़ाई है और कितनी लंबी लड़ाई है। और आज मैं आपके सामने एक बात रखना चाहती हूँ कि आज आपको कैसा लग रहा है ये कह करके कि हम भारतीय हैं। अगर हमारे देश के एक राज्य में जिसका नाम है मणिपुर, अगर उस मणिपुर में हमारी बहनों को आज नहीं कल नहीं, पूरे 2.25 महीने पहले 4 मई को भीड़ ने नंगा किया, सारे उनके कपड़े उतार दिए 2 महिलाओं के, आप कह रहे हैं 4 थी, और उस भीड़ ने उन 4 नंगी महिलाओं को पूरे इलाके में घुमाया, उनको नोचते रहे, उनको छूते रहे, उनके खिलाफ गंदी सी गंदी बातें करते रहे और काफी देर तक घुमाने के बाद उनको घसीट करके खेतों में ले गए और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। आज मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर की बहनें हमारी बहनें नहीं हैं, हमारी बेटियां नहीं हैं? वहां पर मामूली सरकार नहीं चल रही है, वहां पर आपके हरियाणा की तरह डबल इंजन की सरकार चल रही है। मतलब दिल्ली में भी भाजपा और मणिपुर में भी भाजपा, और 2.25 महीने से, हो सकता आपको लगे कि ये आज का विषय नहीं है, लेकिन मैं बोलने जा रही हूँ। 2 महीने से वो मणिपुर जल रहा है,
हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई वहां मारे जा रहे हैं धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर, और हमारे प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं, इतरा रहे हैं, अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं, अपनी तारीफ लोगों से करवा करवा करके उसकी वीडियो देश में भेज रहे हैं। एक महिला से पूछा गया फ्रांस में, आपको प्रधानमंत्री की बात कैसी लगी? और वो महिला जवाब दे रही है, बात का तो पता नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर जो रौनक थी मैं उस पर बिल्कुल फिदा हो गई हूँ। ऐसा लग रहा था कि कोई एक मामूली महिला है जो यहाँ से वहां गई है। फिर बाद में पता चला कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए तनख्वाह लेकर के काम करने वाली महिला है, और वो हमको भेजा जा रहा है कि मणिपुर मत देखो, जो तुम्हारे देश में हो रहा है उसको मत देखो, पहलवानों को मत देखो, जो यौन उत्पीड़न हो रहा है उसको मत देखो, इस संदीप सिंह की मनहूस शक्ल को मत देखो। देखो कि विदेश में भी जो भारतीय मूल की महिलाएं हैं वो किस तरह से प्रभावित हैं कि हमारा प्रधानमंत्री, उसके चेहरे पर जो नूर है, उसके चेहरे पर जो रौनक है, उसको ही देख करके हम बिल्कुल फिदा हो गए हैं। ये क्या हो रहा है इस देश में, आप समझने की कोशिश कीजिए। परसों के दिन ये वीडियो आना शुरू हो गया था, और परसों के दिन आपके रोहतक में क्या हो रहा था? आपके ही रोहतक में बजरंग दल के लोग बाजार में जाकर के गोश्त की दुकानों को बंद करा रहे थे जबरदस्ती, कि मंगल के दिन अगर गोश्त की दुकान खुली होगी तो हमारी जो भावनाएं हैं वो आहत हो जाएंगी। अरे बेशर्मो, तुम्हारी बहनों का गोश्त नोचा जा रहा है, उनको नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके शरीर पर पता नहीं कैसी कैसी यातनाएं नहीं की जा रही हैं, और तुम कह रहे हो कि अगर गोश्त बिकता है मंगलवार को तो तुम्हारी भावनाएं आहत होती हैं। ये क्या है तुम्हारी भावनाएं? तुम्हारी भावनाएं देश के लिए आहत नहीं होती हैं, लोगों की एकता के लिए आहत नहीं होती हैं, बहनों के ऊपर होने वाले अत्याचार को देख करके आहत नहीं होती हैं। हमको इसके पीछे जो इस देश में राजनीति खेली जा रही है उसको अच्छी तरह से समझना होगा। आज पूरी तरह से जो हमारे शासक हैं आगे आने वाले चुनाव में वोट लेने के लिए वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वोट लेने का उनके पास एक ही माध्यम है, नफरत फैलाओ, लोगों को आपस में लड़ाओ, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाओ, नफरत पैदा करके लोगों को बिल्कुल पागल बना दो, और उसकी आड़ में अपना वोट बटोरने का काम जारी रखो। 24 में भी अपनी सरकार को बनाने की अपनी योजना पूरी तरह से सफल करने की कोशिश करो। हमको इन बातों को समझना होगा। ये जो खिलाड़ियों का मामला है, हमने देखा, आज तक हमने ऐसा नहीं देखा, अब हम देख रहे हैं। जब ये धरने पर बैठी थी, जब ये अपनी लड़ाई लड़ रही थी, तो धरने से पहले इनको भारत की बेटी कहा जाता था। हमारे प्रधानमंत्री ने भी वो जो दिनेश है, दिनेश, उसकी पीठ को थपथपा के कहा कि तुम तो मेरे परिवार की हो, तुम भारत की बेटी हो। और वो दूसरी जो साक्षी थी उससे कहा कि तुम भारत के महिलाओं का चेहरा हो, हमारा जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस अभियान के लिए तुम्हारे चेहरे का इस्तेमाल किया जाए। तो जब तक उन्होंने शिकायत नहीं की तब तक वो भारत की शान थी, जब तक उन्होंने शिकायत नहीं की तब तक वो भारत की बेटियां थीं, और जब उन्होंने शिकायत की तो वो क्या बन गई? वो जाट बन गई। ऐलान हो गया, सोशल मीडिया पर तमाम बयान आने लगे। ब्रिजभूषण सिंह ने भी बयान दिया
उसकी बयान को तमाम लोगों ने दोहराया क्या कि ये तो जाट है, एक ही इलाके के, एक ही जाति के हैं, और ये चाहते हैं कि इनकी जात के लोगों को ही खेल में आगे बढ़ने का मौका मिले। ये यूपी के लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते, ये दक्षिण भारत के लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते। आप देखिए, आप अगर ओलंपिक का पदक भी जीत करके ले आए, अगर आपने सरकार का विरोध किया तो आप भारतीय नहीं रहेंगे, आप इस देश के सच्चे नागरिक नहीं रहेंगे। आप किसी जात या किसी धर्म या किसी क्षेत्र के रहने वाले और वहीं की बात को बोलने वाले बन जाएंगे, और आपको बाकी समाज से अलग थलग करके डंडे मार मार करके ये सरकार आपको समाप्त कर देगी, आपकी बोली को बंद कर देगी और आपकी लड़ाई को भी खत्म कर देगी। ये है आज जो हमारी सरकार का रवैया है। जो मणिपुर में हो रहा है, 2.5 महीने से हम लोगों को क्या बताया जा रहा है, क्या बाहर के लोग आ गए हैं और फिर धीरे से बताया जा रहा है ईसाई है, समझ गए ना। तो अगर बाहर के हैं और अगर ईसाई हैं, तो अगर उनको नंगा करके घुमाया जाता है तो हमको बुरा नहीं मानना चाहिए। हमको तो ये सोचना चाहिए ठीक ही हो रहा है इनके साथ। क्या ऐसे लोग हम बनना चाहते हैं? क्या इस तरह की संवेदनहीनता को हम और आप अपनाने के लिए तैयार हैं? आज हम लोग बात कर रहे हैं कैप्टन लक्ष्मी की। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब वो सिंगापुर में थी और जब उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हुई और एक महिलाओं की टुकड़ी बनाने का फैसला हुआ जिसका नाम रानी और झांसी रेजिमेंट रखा गया, तो फिर ये सवाल आया कि इसमें कौन महिलाएं आएंगी, कहाँ से महिलाएं आएंगी। तो लोगों ने कहा भाई महिलाएं तो आ नहीं सकती, हमारे पास तो महिलाएं हैं ही नहीं। मतलब जब भी महिलाओं को कोई दर्जा देने की बात होती है तो बहुत सारे पुरुष तो इस तरह की बातें करते हैं कि जैसे बिना माँ की कोख के उन्होंने जन्म ले लिया, महिला है ही नहीं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा अपने सहयोगियों से कि आप लोग बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हमारे देश की महिलाएं खास तौर से जो गरीब घरों की हैं, जो मेहनत करने वाले परिवारों की हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है जब एक बार वो अपना मन बना लेती हैं। जब वो एक कदम आगे रखती हैं तो फिर पीछे वो नहीं हटती हैं। आप मुझे एक महिला दीजिए और मैं फौज खड़ी करके आपको दिखाऊंगा, ऐसी महिलाओं की फौज जो अपने देश की आज़ादी के लिए भी लड़ेंगी और अपनी आज़ादी के लिए भी लड़ेंगी। और उसके बाद मेरी माँ ने लिखा है कि जब वो गई मलेशिया के अंदर, जहाँ चाय ये रबड़ के बागान थे, जहाँ छोटे छोटे कारखानों में काम करने वाले भारतीय मूल के लोग थे, जब वो गई वहाँ पर, जब वो गई थाईलैंड, जब वो गई बर्मा, तो हज़ारों लड़कियाँ तैयार हो जाती थी आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए। उसमें से उनको छांटना पड़ता था और आखिर में 1500 महिलाएं आईं और उनमें से 1200 बची। अब उन महिलाओं की विशेषता थोड़ी सी सुन लीजिए। वो महिलाएं हरियाणा और पंजाब की आपकी तरह हट्टी कट्टी नहीं थी। वो महिलाएं दक्षिण भारत के गरीब परिवारों की थी, तमिलनाडु की, केरला की, दुबली पतली काठी की कमजोर महिलाएं थी। एक तो यह उनकी विशेषता कि लड़ने में, बंदूक उठाने में, कठिन ट्रेनिंग लेने में वो किसी से पीछे नहीं थी। और दूसरी बात आप सुनिए, उन महिलाओं ने कभी भी भारत को देखा नहीं था। उनके बाप दादा 100 साल पहले भारत छोड़ के मजदूरी करने के लिए मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, थाईलैंड गए थे। कभी भी उन्होंने इस देश को देखा नहीं था।
लेकिन इसके बावजूद इस देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार थी। ये होती है देशभक्ति। और ये मीट की दुकान को बंद करना ये कोई देशभक्ति नहीं है, माफ कीजिएगा। गाय माता को सड़क के ऊपर सड़ाओ, गौशाले में उसकी जान ले लो, उसको कूड़ा कचरा प्लास्टिक खिलाओ, लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म वाला उसकी तरफ आंख उठाता है तो वो एकदम से तुम्हारी माता बन जाती है और तुम दुनिया के सबसे बड़े देशभक्त बन जाते हो। ये देशभक्ति है, ये देशभक्ति है। ये जो भाजपा के लोग प्रचार कर रहे हैं ये देशभक्ति है कि हाँ गड़बड़ तो हुई लेकिन ईसाई है, ईसाई है तो गड़बड़ होने दो, मरने दो, गिरजाघर टूटने दो, लड़कियों के साथ बलात्कार होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके कहना है कि आँख खोल करके कान खोल करके हम लोगों को जीना होगा। क्या हो रहा है उसको देखना होगा और हमको कैसा इंसान बनाया जा रहा है इस पर भी हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर किसी भी घटना के बारे में हम सुनते हैं और अगर हमारे दिल में ये सवाल उठता है कौन मरा और मारने वाला कौन था, तो इसका मतलब है हमारी इंसानियत खत्म हो गई। हमको इंसान अब इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। तो हमको आंख खोल करके कान खोल करके अब लड़ने की तैयारी करनी होगी। ये जो लोग आज शासन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक पार्टी गई और दूसरी पार्टी आई, अब वो जमाना गया। ये एक दूसरे तरह के लोग हैं, इनकी राजनीति एक दूसरी तरह की है। ये कानून नहीं मानते, ये समानता नहीं मानते, ये एकता को बनाए रखना मानते नहीं है, समझते नहीं है, ये संविधान को नहीं मानते। हमारे और आपके पास लड़ने के लिए जो अकेला एक हथियार बचा है हमारा संविधान, उसको तो हम और मजबूत करना चाहते हैं, उसको तो हम और अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आज उसको बचाने का समय आ गया है। क्योंकि ये लोग जो आज बैठे राज कर रहे हैं ये संविधान को नहीं मानते हैं, इन्होंने कभी नहीं माना है। ये संविधान को खत्म करके उसकी जगह मनुस्मृति लागू करके मनुवादी कानून हमारे देश के ऊपर चलाना चाहते हैं। क्या है मनुवादी कानून? अगर कोई किसी की हत्या करे तो पहले देखो हत्यारा कौन और जिसकी हत्या हो रही है देखो वो कौन। अगर हत्यारा ऊंची जात का है और जिसकी हत्या हुई है वो छोटी जात का है तो कोई बहुत बड़ा दंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कहीं हत्यारा छोटी जात का है और जिसकी हत्या हुई है वो बड़ी जात का है, तब तो उसके आंख को निकाल दो, उसको कील ठोक दो, उसके ऊपर गरम तेल डाल करके उसको जिंदा जला दो, इस तरह से उसको दंडित करो। ये है मनुवादी कानून और इसको लागू करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अगर लागू नहीं करते तो बिल्किस बानो के अपराधियों को नहीं छोड़ा जाता। अगर नहीं लागू करते तो हाथरस की हमारी बेटी को न्याय जरूर मिलता। अगर लागू नहीं करते तो संदीप सिंह जेल में होता, ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल में होता। ये जो राम रहीम है ये एक दिन के लिए भी जेल से नहीं छूटता। मनुवादी कानून इन्होंने लागू करना शुरू कर दिया है और मनुवाद के अंदर अगर कोई एक ऐसी जमात है जिसके कोई अधिकार है ही नहीं तो वो महिलाएं हैं। बाकी जो हैं जो पुरुष हैं, किसी को ज्यादा अधिकार है तो किसी को कम है, लेकिन महिलाएं ऊपर से नीचे उनका तो कोई अधिकार है ही नहीं। पैदा होती हैं तो बाप की मानो, थोड़ी बड़ी हो गई, शादी हो गई, पति की मानो, पति नहीं रहा, बेटे की मानो, अपनी कभी मत मानो, अपने दिल की बात कभी न मानो, अपने मन की बात कभी न मानो। बस इन्हीं की मन की बात, जैसे इस देश में हम लोग इनकी मन की बात सुन रहे हैं, वैसे इन्हीं की मन की बात सुनते रहो। कभी अपने मन की बात को मत कहो, अपने मन की बात को मत सुनो। तो ये महिला विरोधी कानून, महिला विरोधी सोच, महिला विरोधी दृष्टिकोण में पूरी तरह से डूबे हुए लोग हैं जो उस तरह का कानून हम पर और आपके ऊपर
एक सिरे से दूसरे सिरे तक लागू करना चाहते हैं, इनके खिलाफ हमको लड़ना है। तो हमको केवल मांग पत्र नहीं जाकर के देना, वो तो हम देंगे, केवल धरना प्रदर्शन ही नहीं करना है। मैं तो कह रही हूँ, मैंने दिल्ली की पंचायत में भी कहा कि अब तो हमको ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए न्याय पाने के लिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा करने वालों को सजा दिलवाने के लिए हमको धरना प्रदर्शन, पंचायत, कोर्ट कचहरी से आगे बढ़ करके सरकारों को बदलने की बात भी सोचनी पड़ेगी। बिना इसको किए शायद हमको न्यूनतम न्याय भी नहीं मिल सकता है। मैं फिर आपको याद दिला रही हूँ कि आपके हरियाणा में एक ऐसा मंत्री है, कैबिनेट का सदस्य, जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न की FIR है। हम लोग पता नहीं कितनी बार धरना प्रदर्शन, रोको उसको, घेरो उसको, घेरो, सब कर चुके हैं, फिर भी वो टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि ये बेशरम लोग हैं। लोग कहते हैं इनको शर्म नहीं आती। अरे किसकी बात कर रहे हो? जिसकी बेटियां नंगी घुमाई जा रही हैं, इनको शर्म आती है? ये शर्म का मतलब नहीं समझते हैं। तो आज जो कुछ हमारे देश में हो रहा है, उस संदर्भ में हमको इन बहादुर पहलवानों की लड़ाई को देखना है। इस लड़ाई को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आज भी हमको थोड़ी सी उम्मीद है, क्योंकि इनके वकील भी अच्छे हैं, कि शायद कोर्ट कचहरी से कुछ न्याय मिलेगा। लेकिन हमको इसके लिए तैयार होना चाहिए कि अगर नहीं भी मिलता है तो भी हम लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाने की लड़ाई को आगे तक हम ले जाएंगे। हमारा तो मन होता है कि एक दिन हम लोग सब गोंडा जाएं और गोंडा जाकर के गोंडे में भी एक जबरदस्त प्रदर्शन करें, उस ब्रिजभूषण सिंह के घर के सामने। उसके क्या समझ रखा है इन लोगों ने अपने आप? रुद्राक्ष पहन लेंगे, पीला दुपट्टा ओढ़ लेंगे, इतना बड़ा टीका लगा लेंगे और अपने घर में बलात्कार करने के बाद राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। ऐसे लोग आज हमारे ऊपर राज करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज आप लोग सब यहाँ जमा हुए, मुझे बहुत खुशी हुई देख करके। अब तो लोगों का जमा होना, उनका बोलना, उनका हाथ उठाना भी दिन पर दिन मुश्किल होता चला जा रहा है। लेकिन ये भी बात सही है कि जितना ज़्यादा ये जुल्म बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा लोगों के अंदर भी ये भावना बढ़ रही है कि अब इसके खिलाफ लड़ना और इसके खिलाफ बोलना भी ज़रूरी है, वरना हमारी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो यहाँ आप लोग सब आए, ऐसी और मीटिंगें होनी चाहिए। पहलवानों का मामला, खिलाड़ियों का मामला, खेल जगत में सुधार लाने की बात, इस सारी बातों पर मीटिंगें होनी चाहिए। आज आपके हरियाणा में लाखों ऐसी लड़कियां हैं जो अपने भविष्य को खेल में देख रही हैं, जिनको लगता है कि खेल ही एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी गरीबी और अपने मतलब जेल खाने वाली जिंदगी से थोड़ा सा बच सकते हैं, थोड़ा सा निकल सकते हैं। उन तमाम बच्चों को भी इकट्ठा करना ज़रूरी है, उनके पालकों को इकट्ठा करना ज़रूरी है और बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा माहौल, एक बहुत अलग तरीके का माहौल तैयार करने की ज़रूरत है। इनके ऊपर हमने छोड़ दिया तो खेल का भविष्य तो ये ख़त्म कर ही देंगे, ये तो पढ़ने लिखने का मामला भी ख़त्म कर देंगे। ये सिर्फ मुगलों को नहीं हटा रहे हैं पढ़ाई से, ये तो साइंस को हटा रहे हैं, विज्ञान को हटा रहे हैं, ये गणित को हटा रहे हैं। आप यहाँ बैठे हो, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरी लड़की डॉक्टर बनेगी, अगर उसको स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाएंगे, अगर उसको डार्विन नहीं पढ़ाएंगे, विकासवाद नहीं पढ़ाएंगे, अगर उसको एडवांस मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाएंगे, तो कहाँ गरीब के बच्चे इंजीनियर बनेंगे, कहाँ गरीब के बच्चे डॉक्टर बनेंगे? गरीब के बच्चे तो वही करेंगे जो मनुस्मृति ने कहा है उनको करना चाहिए। बड़े लोगों की गुलामी करेंगे, बड़े लोगों की सेवा करेंगे और अपना कोई भविष्य, अपनी कोई जिंदगी बनाने लायक ही नहीं छोड़े जाएंगे। तो बहुत बड़ी लड़ाई है ये। हरियाणा के लोग लड़ने वाले लोग हैं। आपने दिल्ली को घेर के रखा था, आज नहीं, पता नहीं आपने अपने इतिहास में कितनी बार दिल्ली को घेरा है।
और दिल्ली में जो भी राज करता था उसको पटक के उतारा भी है सिंहासन से। तो अब एक बार और आप लोग अपनी कमर कसिए, हमारी महिलाएं तो तैयार हैं, इनको घेरना है, इनको सिंहासन से उतारना है, इनकी औकात बतानी है और अपनी लड़ाई और अपने भविष्य का जो आगे बढ़ने का जो हमारा सपना है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इतना कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।